हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रेपॉन। चलिए आज न्यूज़पेपर से जो इश्यूज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जो इंडियन पॉलिटिकली रेलिवेंट हो सकती हैं, उनसे क्या पॉइंट्स हमारे लिए निकल सकते हैं उनको देख लेते हैं। थैंक्स अ लॉट, वी आर हैविंग 15,000 सब्सक्राइबर्स नाउ। बहुत तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं। आपका सपोर्ट ऐसी रहेगा तो चैनल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट विल बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट चैनल फॉर एजुकेशन फॉर यू पीपल। सो थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। चलिए आज के इश्यूज़ ले लेते हैं। मैं अखबारों में से वही इश्यूज़ लेता हूं जो हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड होती हैं, जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। एक तो वेस्ट बंगाल हैज़ फॉर्म्ड ए कमीशन टू इंक्वायर इनटू द पेगासस इशू। एक तो ये है इम्पॉर्टेंट इशू हमारे लिए। दूसरा है कि जो यस्टरडे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन दिया है, जो हमारी जो अनरूली लेजिस्लेचर्स हैं, जहाँ पर कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, या राज्यसभा लोकसभा हो या विधानसभाएं हो, जहाँ पर कुछ मेंबर्स अनरूली बिहेवियर करते हैं, उनको रेन इन करने के लिए, उन पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, जो हमारी पार्लियामेंट्स को उनका डेकोरम डिग्निटी रिस्टोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इश्यूज़ को देख लेते हैं। दोनों इश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए होने वाली हैं। सो West Bengal government has formed a commission to inquire into the snooping case related to the Pegasus software, which Israel में जो बनाया जाता है, जिसके बारे में एक वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो वेस्ट बंगाल ने क्या किया है? वेस्ट बंगाल ने तुरंत तत्परता दिखाई है और कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत एक कमीशन बना दिया है। द कमीशन विल कंप्राइज रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस मदन बी लोक्यूर and the retired Calcutta High Court Chief Justice Jyotirmay Bhattacharya। इन दो जजेस का कमीशन बनाया है, जस्टिस मदन बी लोक्यूर एंड जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य। दे विल लुक इनटू द इशू ऑफ व्हाट? ब्रीच ऑफ प्राइवेसी ऑफ सेवरल इंडिविजुअल्स, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, बिजनेस पर्सन्स, पॉलिटिशियंस, बोथ इन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, बहुत सारे लोगों का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है, प्राइवेसी गई है, चाहे गवर्नमेंट में हो, अपोजिशन में हो या जर्नलिस्ट हो। उनके ब्रीच ऑफ प्रिविलेज में इंक्वायरी करने के लिए सरकारों का अधिकार है कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 में कि वो इंक्वायरी कमीशन बिठा सकते हैं। वेस्ट बंगाल ने कमीशन बना दिया है। इस कमीशन का मैंडेट क्या है? इंक्वायर इनटू द एंड रिपोर्ट ऑन द केस ऑफ रिपोर्टेड इंटरसेप्शन एंड पोजेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ यूज ऑफ सच इंफॉर्मेशन विच, जो इस इलीगल तरीके से, या अगर लीगल है तो लॉ का बैकिंग दिखाइए, इंक्वायर करके 6 महीने में कमीशन को रिपोर्ट देनी है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। अब ये जो कमीशन है, ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट होता है, इसके तहत जान लेते हैं। The Commissions of Inquiry Act 1952, a commission set by the state government shall have the powers of a civil court। इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट का मतलब है CPC 1908। इसके तहत जो कमीशन बनाए जाते हैं, बहुत सी बॉडीज़ होती हैं, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ऐसी बहुत नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इस तरीके से नेशनल वीमेन कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन, ऐसे बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिनके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। जब सिविल कोर्ट की पावर होती है तो दो बातें याद रखेंगे। एक तो ऐसे कमीशंस के पास पावर टू समन होता है, ये किसी को भी समन दे सकते हैं, नोटिस भेज सकते हैं कि कम एंड डिस्पोज बिफोर अस, आइए आपसे हमें पूछताछ करनी है, आपको इस समन का आदर करना पड़ेगा। भारत में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हैं पूछताछ करने के लिए, तो पावर टू समन है। एंड एग्जामिन ऑन ओथ, शपथ पे उनसे पूछा जाता है, क्वेश्चन सामने रखे जाते हैं, रिसीव एविडेंस एंड और किसी भी डॉक्यूमेंट को, उन कागजात को कहीं से भी मंगा सकते हैं, किसी भी संस्था से भारत में राज्य में नहीं, भारत में किसी भी संस्था से मंगा सकते हैं, जो उस इंक्वायरी को ठीक से करने के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन subject to any privilege which may be claimed by the person under any law for being in force। हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ संस्थाओं को किसी कानून के तहत ये इम्यूनिटी मिली हुई हो कि वो कागजात वगैरह या वो चीज़ें वो नहीं बता सकते, क्योंकि वो कानून के तहत वो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, या ये कागज़ नहीं आपके सामने लाए जा सकते हैं। अगर किसी कानून के तहत इम्यूनिटी है, उनको तो नहीं बुला सकते, उनको तो नहीं मंगा सकते। अदरवाइज ऐसे सारे डॉक्यूमेंट, ऐसे सारे लोग
जो लॉ द्वारा अलाउड हैं उनको बुलाकर पूछताछ कर सकते हैं। अंडर दिस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ये उस कमीशन को अलाउड है जो इसमें बनाया जाता है। वाई हैज स्टेट गवर्नमेंट सेटअप दिस कमीशन? होता यह है, इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं कमीशन। बोथ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स कैन सेट अप सच कमीशंस ऑफ इंक्वायरी। स्टेट्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू सब्जेक्ट मैटर दे कैन लेजिस्लेट अपॉन। मतलब ये जो इंक्वायरी करने की जो पावर है ये कोएग्जिस्ट करती है लेजिस्लेटिव पावर के साथ। मतलब जिन जिन मुद्दों पर राज्य विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है उन मुद्दों पर वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी भी बिठा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जिन मुद्दों पर लॉ बनाने का अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे इंक्वायरी बिठा सकती है। हाउएवर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप कमीशन फर्स्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन पहले बना देता देन वेस्ट बंगाल डेफिनेटली वुड नॉट सेटअप ए पैरेलल कमीशन, नहीं बना पाता विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंटर। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेगासस इश्यू पे कमीशन बना दिया होता तो फिर स्टेट गवर्नमेंट बिना सेंटर के अप्रूवल के नहीं बना पाता। बट इफ स्टेट हैज अपॉइंटेड ए कमीशन देन सेंटर कैन अपॉइंट द कमीशन ऑन द सेम सब्जेक्ट इफ इन इट्स ओपिनियन। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बनाया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन तब बना सकती है जब वो वैलिडिटी दिखाए, लॉजिक दिखाए कि इसका संबंध 2 और उससे अधिक राज्यों से हो सकता है। उस राज्य के लिए नहीं बट मल्टीपल स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है। मतलब राज्य ने बनाया है तो सेंटर बना सकता है अगर उसका संबंध राज्य 2 से उससे आगे जाता है, लेकिन राज्य ने बनाया है तो वो अपने सब्जेक्ट मैटर के तहत ही बनाएगा और सेंटर बना सकता है अगर उसे ऐसा लगता है। वेस्ट बंगाल ने पहले बना दिया है। वेस्ट बंगाल का बनाने का मतलब है कि वेस्ट बंगाल तो इस पे काम कर सकता है लेकिन वो सेंटर को प्रॉम्प्ट कर रहा है। वेस्ट बंगाल प्रॉम्प्ट कर रहे कि आप भी ये कमीशन बनाइए ताकि इसकी कंप्लीट जांच कराई जा सके। ऐसा 2 बड़े वाकयात इसमें हैं जो पहले हो चुका है। 2002 में जस्टिस नानावती कमीशन बनाया था गोधरा किलिंग्स को इंक्वायर करने के लिए। उन्होंने इस मोदी गवर्नमेंट को उस समय क्लीन चिट दे दी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर ये यूसी बनर्जी कमीशन बनाया था जिसको गुजरात हाई कोर्ट ने इलीगल करार कर दिया था कि स्टेट अपॉइंटेड कमीशन ऑलरेडी इसमें काम कर रहा है और इस राज्य विशेष से संबंधित आप दूसरा कमीशन नहीं बना सकते। हाँ, 2-3 राज्य शामिल होते उस गोधरा किलिंग में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कमीशन मान लिया जाता क्योंकि वो गुजरात ऑलरेडी उसमें काम कर रहा है, गुजरात का स्टेट कमीशन, और आप सेंट्रल कमीशन बना रहे हो। सेंट्रल कमीशन तब बन सकता है जब राज्य 2 उससे अधिक हों, तो वो गुजरात हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था। अब किन सब्जेक्ट पे कमीशंस काम कर सकते हैं? अब कमीशन ऑफ जो इंक्वायरी एक्ट के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लिस्ट 1 जो 3 लिस्ट होती हैं जिस पे लेजिस्लेशन के मुद्दे लिखे हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कमीशन है वो तीनों लिस्ट पे काम कर सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन लिस्ट 2 और लिस्ट 3 पे काम कर सकता है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कमीशन उन मुद्दों पे काम करेगा जो सब्जेक्ट मैटर स्टेट लिस्ट के हैं, मतलब स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर को काम करने का अधिकार है या कॉन्करेंट लिस्ट पे, और सेंटर को तीनों पे बनाने का अधिकार है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बोला है कि ये जो पेगासस इशू है इसमें पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंट्रीज, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर ये स्टेट सब्जेक्ट है, इस बेसिस पे हम बना रहे हैं कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हुआ है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंट्री नंबर 31 है जिसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, ब्रॉडकास्टिंग ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कब्जे में आता है। अब ये जो स्टेट का कमीशन है इलीगल है या इनवैलिड है, इसके लिए ओबियसली एंट्री को लेकर बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में केस जा सकता है या वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट में जा सकता है। देखते हैं चैलेंज होता है या नहीं होता है, या सेंट्रल गवर्नमेंट चैलेंज करना चाहेगी कि स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार नहीं है बनाने का। इट इज द इशू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर एंट्री 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस सी, कमीशन जब ये अपनी इंक्वायरी कर लेते हैं तो ये अगर स्टेट कमीशन है तो असेंबली को रिपोर्ट सौंप देते हैं, सेंटर के हो तो पार्लियामेंट को ओबियसली सौंप देंगे, वहाँ पेश की जाएगी। जिस गवर्नमेंट ने बनाई है उसको सौंप देते हैं। कमीशन जो इसकी रिपोर्ट है वो पब्लिक नहीं की जाती है, लेकिन हाँ कोर्टों में केस चल रहा है तो उसमें एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। मतलब ऐसे कमीशन जो बनते हैं इनकी रिपोर्ट एविडेंस के तौर पे कोर्ट के इस्तेमाल तो हो जाएगी लेकिन पब्लिक नहीं की जाती। तो व्हाट वेस्ट बंगाल हैज़ डन कि इसने कमीशंस ऑफ इंक्वायरी एक्ट के तहत एक कमीशन बना दिया है, जस्टिस मदन बी लोकुर एंड जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, टू इंक्वायर इनटू दिस पेगासस इशू। तो हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत जो पावर्स हैं राज्यों की
वो पॉलिटिकल इशू क्या है इससे मतलब नहीं है। इस आर्टिकल के ज़रिए सेंटर की पावर कहाँ तक है, राज्य की पावर कहाँ तक है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको बताया राज्य उन मुद्दों पर बना सकता है कमीशन, जो ऐसे सिस्टम ऐसी इश्यूज़ में बना सकता है जिनका संबंध स्टेट लिस्ट के मुद्दों से हो या सेंट्रल लिस्ट के मुद्दों से हो, कंकरेंट लिस्ट के मुद्दों से हो। और सेंटर वहाँ बना सकता है जो तीनों लिस्ट में ही सेंटर बना सकता है, लेकिन संबंध एक राज्य विशेष से ना हो, दो या दो से अधिक राज्यों में हो तो सेंटर भी बना सकता है। सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ ऑफ देम। सो दिस इज अबाउट वन इम्पॉर्टेंट इशू कि दोनों वेस्ट बंगाल ने बना दिया है। दूसरा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, सुप्रीम कोर्ट ने कल रिजेक्ट कर दिया। हुआ क्या था, केरल में 2015 में विधानसभा में तोड़फोड़ की गई थी। विधायक, वहाँ के जो विधायक थे विधानसभा के, उन्होंने तोड़फोड़ की है कुछ विधायकों ने। उस तोड़फोड़ के खिलाफ हुआ ये कि क्रिमिनल केस FIR लिखवा दी गई लोकल कोर्ट में, जो म्यूनिसिपल कोर्ट होता है उसमें लिखा दी गई कि ये तोड़फोड़ की है। तो अब विधायकों ने ये चैलेंज कर दिया कि ये, चूँकि हम विधायक हैं और विधायक होने के नाते, लेजिस्लेटर होने के नाते हमको संविधान में ये इम्यूनिटी प्राप्त है, हमारे प्रिविलेजेस हैं कि बिना स्पीकर की परमिशन के हमारे खिलाफ कोई क्रिमिनल केस नहीं हो सकता है। तो उन्होंने इसे चैलेंज किया था। वो चैलेंज मार्च में जो केरला हाई कोर्ट था उसने डिसमिस कर दिया कि नहीं, म्यूनिसिपल कोर्ट, ये बेसिकली क्रिमिनल एक्ट है, म्यूनिसिपल कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, आपने क्रिमिनल एक्ट में काम किया है, इसलिए जो FIR लागू की गई है ये गलत नहीं है। संविधान ने आर्टिकल 105 में MPs को और आर्टिकल 194 में MLAs और MLCs को ये विशेष अधिकार दे रखे हैं कि आप सभाओं में, इन विधानसभाओं में या लोकसभा राज्यसभा में अपना जो कर्तव्य है, डेमोक्रेटिक कर्तव्य है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आप जनता के मुद्दे सामने रखिए, पार्लियामेंट में वोटिंग करिए, इसके लिए आपको विशेष अधिकार है कि कोई आपके इन अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। तो इस इशू को लेकर कि हमारे पास प्रिविलेजेस हैं, हमारे खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। पहले केरल हाई कोर्ट ने कैंसिल किया, सुप्रीम कोर्ट ने कल कैंसिल कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कल के फैसले में कहा कि दीज प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज आर नॉट गेटवेज टू क्लेम एग्जेम्पशंस फ्रॉम द जनरल लॉ ऑफ द लैंड, पर्टिकुलरली एज इन दिस केस। ये जो क्रिमिनल लॉ है ये सब पे इक्वली लागू होते हैं, और आपका जो एक्ट है, जो आपको इम्यूनिटी दी गई है, वो एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के तौर पे दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पर कोई भी काम करेंगे तो उसमें इम्यूनिटी आपके काम आ जाएगी। उन्होंने कहा, मतलब वो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लोगों ने कहा, आर्टिकल 194 में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द रूल्स एंड स्टैंडिंग ऑर्डर्स रेगुलेटिंग द प्रोविजन ऑफ द लेजिस्लेचर, देयर शैल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट। हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और जो हम बजट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कोर्ट ने कहा बजट के खिलाफ आप बोल सकते हैं, लेकिन तोड़ फोड़ इज नॉट ए लेजिस्लेटिव एक्ट। जो आपको इम्यूनिटी है वो लेजिस्लेटिव एक्ट के तहत है। वो जो विधानसभा में कार्रवाई हो रही है उसमें आप बोल सकते हैं, अपनी डिबेट कर सकते हैं, वोट ना कर सकते हैं, वोट ना देना भी आपका एक्सप्रेशन है, लेकिन तोड़ फोड़ इज नॉट ए लेजिस्लेटिव एक्ट। इसलिए द पर्पज ऑफ bestowing such privileges and immunities to elected members of the legislature is to enable them to perform their functions। ये जो आपको इम्यूनिटीज दी गई हैं, प्रिविलेजेस दिए गए हैं, ये आपका डेमोक्रेटिक फंक्शन करने के लिए दिए गए हैं। तोड़फोड़ करना इसमें नहीं आता, आपका तोड़फोड़ करना इज नॉट पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा कि ये जो हुआ है इट इज पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, और लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स में कोई कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता, हमको प्रिविलेजेस है। उन्होंने कहा दिस इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। उन्होंने कहा नरसिम्हा राव का जो केस हुआ था 1998 में, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा ब्रेवरी केस था, नरसिम्हा राव के पास 5 MP कम पड़ रहे थे, तो ये कहा गया कि उन्होंने ब्राइब किया और उनको फिर बहुमत प्राप्त हो गया। तो उसका उन्होंने सहारा लिया कि जिन लोगों ने नरसिम्हा राव गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, तो वो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ओके कर दिया था। उन्होंने कहा दैट वॉज वोटिंग एंड वोटिंग वॉज पार्ट ऑफ, वो उन्होंने वोट दिया था, तोड़फोड़ थोड़ी ना की थी, और वोट देना इज ऑल्सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द पार्लियामेंट। तो वो नरसिम्हा राव का फैसला आप पे लागू नहीं होता है, बिकॉज इट इज ए सिंगल सिमिलर सोल केस ऑफ व्हाट, वेंडलिज्म। एंड वेंडलिज्म इवन इफ डन इन द पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट के अंदर या विधानसभाओं के अंदर तोड़फोड़ की गई हो, क्रिमिनल एक्ट किया गया हो, तो वो नॉर्मल ऑर्डिनरी लॉ के तहत ट्राई किया जाएगा, इवन इफ यू आर MLA, MLC और MP, इट डज नॉट मैटर। तो ये जो फैसला आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है।
नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द लेजिस्लेचर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये उस पर लागू होता है कि आपने वहाँ पर लेजिस्लेटिव कार्रवाई की है, बट तोड़फोड़ इज नॉट लेजिस्लेटिव कार्रवाई, ये तो क्रिमिनल एक्ट है। इसलिए जो ऑर्डनरी लॉ में आपको ट्राई किया जा रहा है वो बिल्कुल वैलिड है। आपको आर्टिकल 194 का कोई भी प्रिविलेज इम्यूनिटी प्राप्त नहीं है। इसलिए इस केस से ये जाहिर हो गया कि जो आर्टिकल 105 है जहाँ प्रिविलेजेस एमपीज़ की हैं, 194 है जहाँ एमएलए एमएलसीज़ की हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया इस साल। दूसरा ये जजमेंट इंपॉर्टेंट हो गया जिसमें कोर्ट ने कहा है कि एमपी एमएलए वगैरह जो भी हैं इनको अधिकार प्राप्त, विशेष अधिकार प्राप्त हैं उस हद तक जब तक ये अपना एमपी एमएलए वाला कर्तव्य निभा रहे हों। जहां ये क्रिमिनल एक्ट करने लगेंगे वहाँ आर्टिकल 105, 194 की पहुंच तुरंत रोक दी जाती है। वहाँ फिर ऑर्डिनरी लॉ के तहत आपको ट्राई किया जाएगा और सज़ा दी जाएगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। इसका रिपरकशन या इसका असर बहुत ज़्यादा होने वाला है। हमारी जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस तरीके की कार्रवाई होने लगी हैं। एमपी एमएलएज डू नॉट बिहेव इन द पार्लियामेंट्री वे, वो उस तरीके से काम नहीं करते हैं, जबकि संविधान ने ये सोच के ये प्रिविलेजेस दिए थे कि अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाते हुए इन एमपी एमएलएज को कोई दिक्कत ना आए, इसलिए बिना किसी डर के, फियर और फेवर के ये अपना कर्तव्य का, संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन कर पाएँ, इसलिए अधिकार दिए गए थे। उस अधिकार के शेल्टर में आप कुछ और एक्स्ट्रानियस काम नहीं कर सकते, ऐसा कोर्ट ने कल साफ साफ कह दिया। आने वाले समय में इसका असर आपको और पार्लियामेंट्री या जो एमपीज़ एमएलएज का जो बिहेवियर है उसमें अगर ऐसे केस निकलेंगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट असर होने वाला है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू। तो आपके लिए आर्टिकल 105, 194 इंपॉर्टेंट हो गया, और ये इंपॉर्टेंट हो गया कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इम्यूनिटीज आर एप्लीकेबल सो लॉन्ग एज द एमपीज एमएलएज आर एक्टिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एज व्हाट, लेजिस्लेटर्स, नॉट एज क्रिमिनल्स। इफ दे आर एक्टिंग एज क्रिमिनल्स सच इम्यूनिटीज सीज टू एग्जिस्ट, वो तुरंत रुक जाती हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस इशू। तो ये दो इंपॉर्टेंट इशू मुझे आज लगी जो मैं आपको बता दूं जिससे आपके एग्जाम में काम आ जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। चैनल का आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपके सपोर्ट के बिना ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। वीडियो पूरा देखिए, आपके लिए बहुत यूज़फुल वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।